हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसको डिस्कस करेंगे वो है इंड एस 116 लीजेस। इसका फटाफट एक क्विक रिवीजन हम करेंगे ताकि जल्दी से हम इसको लास्ट डे पर एलडीआर में इसको रख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्या कि इंड एस 116 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल होता है ये हर लीज पर, एक्सेप्ट किसके, एक्सप्लोर माइनिंग की है, ऑयल गैस वगैरह अगर कोई एक्सप्लोरेशन का है तो उसकी कोई लीज वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। इंड एस 41 जहाँ अप्लाई होगा वहाँ पर नहीं होता। 115 जहाँ अप्लाई हो रहा होगा वहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। 38 जहाँ अप्लाई हो रहा होगा अगर वहाँ पर कोई लाइसेंस या एग्रीमेंट है, जैसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का लाइसेंस या एग्रीमेंट है, लाइसेंस एग्रीमेंट बना हुआ, या फिर कोई भी आपका पेटेंट का, नो हाउ का, वीडियो, मोशन पिक्चर, कॉपीराइट, किसी भी तरह का अगर आपका कोई भी एग्रीमेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट बना हुआ इंडिया 38 में, तो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इनके अलावा जो इंटेंजिबल एसेट्स पे जो आती है इंडिया 38 में, उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं लीज का मतलब क्या। सब क्या बात करेंगे, व्हाट डज मीन्स लीज क्या किसे कहेंगे हम आइए वो देखते हैं। सबसे पहले ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले लीज होने के लिए कहना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम इधर से शुरू करते हैं। वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका लीज कंप्लीटली लीज भी हो सकता है, उसमें नॉन लीज का भी कोई पोर्शन हो सकता है, यानी कि पार्सल नॉन लीज भी हो सकता है, सिर्फ लीज भी हो सकता है, और दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं आती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन इस कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ होनी चाहिए। तो आपके पास होना चाहिए राइट टू यूज़। राइट टू यूज़ किस चीज़ का, एक एसेट्स का। इसके बारे में आगे बात करेंगे, उस एसेट्स को हम क्या, उस एसेट्स में क्या क्या कंडीशन है, किस एसेट्स की हम बात कर रहे हैं। यानी कि एक एसेट्स के राइट का यूज़ होना चाहिए, और उसमें एक पीरियड ऑफ टाइम भी जो है अपना डिफाइन होना चाहिए। ये टाइम आपको कुछ भी हो सकता है, टाइम में हो सकता है, यूनिट में हो सकता है, किसी भी अमाउंट ऑफ यूज़ में, कि एक हफ्ते के लिए यूज़ करेंगे, हर रोज़ 4 घंटे के लिए यूज़ करेंगे, 6 महीने के लिए यूज़ करेंगे, इतने सालों के लिए यूज़ करेंगे। एक पीरियड ऑफ टाइम इसमें हमारा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। राइट टू यूज़ होना चाहिए ऑफ एन एसेट्स। एसेट्स क्या, अच्छा राइट टू यूज़, और ये भी किस में होना चाहिए, इन एक्सचेंज ऑफ एन कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी हमारा लीज नहीं बनेगा। अब बात करते हैं एसेट्स के। एसेट्स होने चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए आइडेंटिफाइबल एसेट्स, यानी कि आइडेंटिफाइड एसेट्स, जो आपने एक आइडेंटिफाई कर ले भी ये एक एसेट्स है, उसी के ऊपर इस हमारी यहाँ पर बात होगी। इसके अंदर क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल किस, आइडेंटिफाइड एसेट्स किसको मानेंगे हम। अगर हम उसकी बात करें किसको मानेंगे, तो हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर लेसी हो गया मार्क्ड एप्लिसिटी, एक्सप्लिसिटी उसकी जो है मार्क्ड होनी चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए ये ही है। एक एसेट्स को डिफाइन कर दिया कि मान लीजिए कि एसेट्स है, एसेट्स ए, इसकी इसको ही कर दिया, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हो गई। और इम्प्लिसिट का चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट आइडेंटिफाइबल हो, जैसे कि कोई केबल पाइपलाइन है, आइडेंटिफाइड कैसे माने जाएंगे, कैसे मानेंगे आपकी आइडेंटिफाइड है। कस्टमर को ने ऑब्टेन कर लिए हैं सब्सटेंशियल कैपेसिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास सब्सटेंशियल उसके जो राइट आ गया 90% प्लस की यूज, उसके हमारे पास राइट है, लेसी के पास राइट है, तो इसका मतलब कि उसके पास क्या आ गया, कस्टमर के पास क्या आ गया, आइडेंटिफाइबल हो गई है उसके सब्सटेंशियल कैपेसिटी उसकी, अब कस्टमर यानी कि लेसी के पास है। और इसमें क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट हैव सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूशन राइट, यानी कि एसएसआर। सब इसको हम सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूशन राइट किसको बोलेंगे, कि जो लेसर है, जो आपको असेट्स दे रहा है लीज पर, वो किसी भी तरह से उसको सब्सटीट्यूट ना कर पाए, उसको ऐसा कोई राइट नहीं होना चाहिए। यानी कि सप्लायर के पास ये अवेलेबल नहीं होना चाहिए एसएसआर। प्रैक्टिकली हम इसको कैसे देंगे, तो सब्सटीट्यूट असेट्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज़, मतलब पूरे पीरियड जितना हमें डिफाइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें वो उस असेट्स को सब्सटीट्यूट ना कर सके। सब्सटीट्यूट ना करने का मतलब क्या है कि उसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, उस सब्सटीट्यूट करने से एसेट्स को, उसको कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट ना हो रहा हो सप्लायर को, और सप्लायर जो है उस पीरियड को कर पाएगा अगर, तो एस एस आर उसके पास होगा, वो उसको नहीं करना चाहिए, ताकि वो आइडेंटिफाइड एसेट्स हमारी बन जाए। उसके बाद बात हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम की, राइट ऑफ यूज़ की। राइट ऑफ यूज़ की हमने बात कर ली, अब करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की बात। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम और राइट टू यूज़, इसको कहेंगे राइट टू कंट्रोल या फिर डायरेक्ट यूज़ ऑफ एसेट्स। और एक होता है कस्टमर, यानी हमने बात कर ली कस्टमर के पास सब्सटेंशली सारे बेनिफिट कस्टमर को होने चाहिए, और वो कैसे वो उसको लेगा, क्योंकि सप्लायर के पास अब कोई राइट बचा नहीं है उसका। इन शॉर्ट हम बात ये कर रहे थे होल्डिंग एसेट्स, उस एसेट्स को होल्ड करके जो राइट आ रहा है वो किसके पास होना चाहिए, कस्टमर यानी कि लेसी के पास। उसकी यूज से हो, सब लीज से हो, गवर्नमेंट ग्रांट से हो, किसी भी तरह से कोई एनर्जी क्रेडिट है उसके थ्रू हो जाए, लेकिन इसके जितने भी जो बेनिफिट है वो किसको होना चाहिए, कस्टमर को यानी कि लेसी को। और जो उसका राइट टू कंट्रोल है, यानी कि डायरेक्ट यूज ऑफ एसेट्स जो है वो भी किसके पास हो, लेसी के पास हो। इसका क्या मतलब, राइट टू कंट्रोल कब कहेंगे, कि जिसका हाउ एंड फॉर वट पर्पज़ यूज़ क्या हुआ, लेसी डिसाइड करेगा। सप्लायर उस ऐसे उस पर्पज में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। वो कस्टमर ने, अगर कस्टमर ने कोई डिज़ाइन कराई है एसेट्स, उसमें भी यही तो होना चाहिए। कस्टमर का डिज़ाइन कराता है कोई एसेट्स विद वन एंड टू, यानी कि हाउ एंड फॉर वट पर्पज इट इज़ यूजिंग। और सेकंड क्या, सप्लायर जो है वो उसको चेंज नहीं कर सकता।
हाँ, लेकिन अगर सप्लायर के पास, लेसर के पास कोई प्रोटेक्टिव राइट्स हैं तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, प्रोटेक्टिव राइट का उनके पास रहेंगे। प्रोटेक्टिव राइट किसको मानेंगे हम? कोई अगर उसमें मैक्सिमम लिमिट लगा देता है कि भी इस मशीनरी का मैक्सिमम लोड इतना है कि इससे ज़्यादा लोड मत डालना मशीन के ऊपर, या भी कहाँ सेट चीज़ हो सकती है, अगर कोई उसका फिक्स प्लेस से उसको हिलाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, कब यूज़ की जा सकती है, या फ्रीक्वेंटमेंट उसकी कितनी ऑपरेटिंग, उसकी इंस्टीट्यूशन जो है इंस्ट्रक्शंस अगर कोई देता है, रिक्वायरमेंट अगर कोई बता रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे चलेगी, उसके चलने का कोई तरीका बता रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप यही तरीका क्यों बता रही है, तो उसके ऊपर जो है आप कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये क्या कवर इन्फो एंड यूज टू लेसिंग। इसके बाद हम ये जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को हम थोड़ा एक बार होल्ड करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे बात की थी कॉन्ट्रैक्ट में लीज भी हो सकता है और नॉन लीज भी हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको अलग अलग करें। सबसे पहले कि लीज कैन बेनिफिट इंडिपेंडेंट फ्रॉम सच कंपोनेंट। मान लो कोई दो चीज़ें हैं तो देखना है क्या दोनों अलग अलग कंपोनेंट से लेसी को अलग अलग फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता। मान लीजिए उन दोनों से अलग अलग फ़ायदा नहीं हो सकता, मगर उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो मगर क्या है, या तो आप अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज नहीं ले रहे हैं अलग अलग कंपोनेंट की, जैसे कि कोई एडमिन हो, रेड है, कोई हाउस टैक्सेस में कोई अलग से सर्विसेज नहीं है आपकी उसका, लेकिन आपकी कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट हो सकता है, कोई इंश्योरेंस चार्ज है, कोई कन्वर्जन चार्जेज है। या फिर आपका क्या हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम वन कंपोनेंट, कि आप किसी एक कंपोनेंट से नहीं ले सकते, जब मशीन एंड एसेसरीज है, कंपोनेंट है, उसके इंटीग्रेटेड कोई पार्ट है, तो इस तरह के हो सकते हैं कि इसमें आप जो हर एक कंपोनेंट से अलग अलग बेनिफिट नहीं ले सकते, तो उसको आप क्या करें, सेपरेट ना करें, उसको एक ही लीज मान के उसको एज इट इज़ आगे जनरलाइज करें अकाउंट्स में। कमान लीजिए आप अलग अलग से ले सकते हैं, अलग अलग से कैसे ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको आप कैसे कर सकते हैं, आपका कोई फर्निशिंग, आपने ये कोई मेंटेनेंस ऑफ मशीन है, या फिर दो या ज़्यादा मशीन्स को आपने एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंडर लिया है, या फिर आपने जो मशीन ली उसके साथ साथ आपने कोई परचेज उसमें एग्रीमेंट में किया गया, रॉ मटेरियल भी लेंगे, कोई वाटर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई लेंगे साथ में, तो सारे ऐसे आ जाते हैं। इनको आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके अलग अलग वैल्यू आप बेनिफिट निकाल सकते हैं। अब इसमें ये दो चीज़ें आती है, क्या उसके ऊपर अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट ऑप्ट किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है, यहाँ पे हम बात करें पहले नहीं किया है और सेपरेशन रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर हम बात करेंगे अगर सेलेक्ट कर लिया आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट, इसकी हम बात करें क्या होता है इसमें। जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि आप ऑप्ट कर लेते हैं उसको, तो उसमें आपको सेपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको एक ही सिंगल कंपोनेंट मान लें और उसको ऐसे ही काउंटिंग करें। अब बात करते हैं कि अगर हमने ऑप्ट नहीं किया और उसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, जब हम उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपकी कितनी कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट में, आप वो देखेंगे। ये स्टेप्स हैं लगातार। उसके बाद आप क्या करेंगे, लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को अलग अलग देखेंगे कैसे, कि कौन सा आपकी मशीन है, कौन सा आपका रॉ मटेरियल है, आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर देखें क्या इन दोनों के अलग अलग स्टैंड लोन प्राइस हैं आपके पास, कि मान लीजिए आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है 1,20,000 रुपये का, और फिर आपको देखना है कि इनके अलग अलग का, मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आपके पास की मशीन, अगर सिर्फ मशीन हम मार्केट में ले जाए तो 1,00,000 की आएगी, और जो रॉ मटेरियल हमने इसके अंदर लिया है वो मान लीजिए हम लेने जाएंगे तो 30,000 का आएगा। तो आपके पास ये जो उनकी स्टैंड लोन प्राइस के अलग अलग अगर हम लेंगे इतना है, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिया तो हमें 120 का ये हमारे पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंड लोन प्राइस होगी, उसके बाद करेंगे कंसिडरेशन टू ईच कंपोनेंट। अब जो ये 120 है, हम इसको क्या है इन दोनों में एलोकेट कर देंगे इन दिस रेशो, जो उनके स्टैंड लोन प्राइस है इस रेशो में। और मान लीजिए अप्लाई हो रहा है अदर इंडिया लीज, तो अगर कोई इसके ऊपर कोई इंडिया सप्लाई हो रहा है रॉ मटेरियल का, अगर इन्वेंट्री वाला इंडिया टू अप्लाई हो रहा है तो ऐसे देख लेंगे, कोई और अगर आपके पास कोई और कंपोनेंट उसके ऊपर कोई और इंडिया सप्लाई हो रहा है तो उसको हम अप्लाई कर देंगे। इसके बाद बात आती है जो कंसिडरेशन कैसे कैसे करना है, जो हमने आपको एक तरीका बताया उसमें देखिए कि आपके पास यानी कि स्टैंड लोन प्राइस अवेलेबल है, कंपोनेंट प्राइस अवेलेबल है, तो उनको क्या करो, तो जो भी आपकी लीज पेमेंट है उस रेशो में आपको डिवाइड करो, जैसे हमने यहाँ पे किया 1,30,000 में डिवाइड यहाँ पे इसको एलोकेट किया। मान लीजिए अगर आपके पास सबके नहीं है लेकिन कुछ के हैं, तो जिन जिन के अवेलेबल है उसको लेस कर दो, जो बाकी हम कंपोनेंट के लिए जो बैलेंस बच गया वो वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का भी नहीं है तो जो यूज रेशो इन कॉन्ट्रैक्ट उसी को आप यूज़ करें, जो हमने यहाँ पे करके दिखाया था फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में हमारा आता है। अगर सॉरी, ये तो स्टैंड लोन का है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ आपका कि कि हम 90,000 और 30,000 कर रहे हैं, तो आप वैसे लेके चलो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है। अवेलेबल है तो उनके रेशो में, नहीं है तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में, वैसे अगर कुछ के हैं तो जिनके हैं उनके SAP के हिसाब से लो, और जो बाकी बच गया अमाउंट, जो बैलेंस बच गया वो बाकी सब कंपोनेंट के लिए हो गया। और जो एलोकेशन एग्री किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, पहले दो केसेस में जहाँ पे SAP अवेलेबल है, चाहे एक का हो या सबका हो, अगर किसी का भी अवेलेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट वाला हमारे लिए यूजलेस हो जाता है, अगर नहीं है तो फिर उसी रेशो में चलेंगे तो वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम लीज टर्म। लीज टर्म क्या होती है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
लीज टर्म की बात करें तो सबसे पहले ऐसे लीज टर्म जो नॉन कैंसिलेबल है, जो लिख दिया भी इतने साल के लिए तो होगा ही होगा, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। उसमें और क्या एडिशन आप करेंगे, सबसे पहला करेंगे ऑप्शनल रिन्यूअल पीरियड, यानी कि इसमें आपका कोई ऐसा पीरियड है, आप कहा कि मान लीजिए आपने कहा कि 7 साल के लिए तो मिनिमम आपको ये करनी पड़ेगी, लेकिन आप उसके बाद आपके पास 2 साल का ऑप्शन हो रहा है कि अगर आप 7 साल के बाद चाहें तो आप 2 साल के लिए इसको जो है एक्सटेंड करवा सकते हैं। और आपको लगता है, लेसी को लगता है कि हाँ वो ऑप्ट कर लेगा उसको, तो हम इसको भी इसमें काउंट करके चलेंगे। ये कंडीशन है कि अगर उसको लगे सर्टेन है वो कि हम इसको ऑप्ट करने वाले हैं तो। और कोई टर्मिनेबल पीरियड है कि आप टर्मिनेट कर सकते हैं, कि मान लीजिए हमने कहा कि उसके बाद आप 1 साल आपके पास है कि अगले 1 साल में आप जब चाहें इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। और हम यानी कि ऐसे नहीं चाह रहा कि हम इसको जो है टर्मिनेट करेंगे, तो आप इसको ले सकते हैं। रीजनेबल सर्टेनिटी ऑप्शनल रिन्यूअल पीरियड की कब आएगी, इसको देखते हैं। यह है कि अराइजेज फ्रॉम इकोनॉमिक बेनिफिट टू लेसी, की लेसी को कितने इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहे हैं उस नेक्स्ट रिन्यूएबल पीरियड का जो ऑप्शन है उसको लेने से, और नहीं हो रहा है। अगर उसको लगता है कि जो हम पेमेंट करेंगे लेस, जो इसकी पेमेंट करेंगे वो कम है और हमारे बेनिफिट ज़्यादा, तो करेगा ऑप्ट, तो सर्टेन है, वो दिखेगा कि हाँ ये करने के फ़ायदे हैं। फैक्टर्स फॉर जजमेंट आप क्या करेंगे कि आपका जो है लोअर रेंट है या सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इंकर्ड होगी, कोई अच्छी इंप्रूवमेंट है, कोई पेनल्टी नहीं लग रही है, और बिजनेस आपको लगता है कि हाँ लॉन्ग टर्म तक चलेगा, तो आप इसको करते हुए दिखाई देंगे। ये आप कब कैलकुलेट करेंगे, कमेंसमेंट पर आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कब, जब आपको एसेट्स प्रोवाइड कराई जा रही है लेसर से लेसी को। और ये एसेस आप कर सकते हैं जब कोई भी आपका बिजनेस डिसीजन अगर वो इफेक्ट हो, आपके लिए सिस्टम को इफेक्ट करे, या फिर कोई भी ऐसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आए जो आपके लिए सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, तो आप इसको रीअसेस भी कर सकते हैं। अगर आपका लीज टर्म सीजनल बिजनेस के ऊपर है तो पार्ट ऑफ द ईयर को नंबर ऑफ ईयर से करेंगे, यानी कि आपने किया कि हम हर साल जून से जून जुलाई और अगस्त में जो है ये लीज पर रहेगा हर साल के इन 3 महीनों में। और 10 साल के लिए तो आपके कितने हो गए, 3 मंथ इंटू 10 ईयर, यानी कि 30 मंथ्स के लिए आपकी लीज होगी। तो आपका जो लीज पीरियड है, लीज टर्म, वो 30 मंथ्स की होगी। इसके बाद देखते हैं हम बुक्स ऑफ लेस्यू, इनकी अकाउंटिंग, ये आपको एक अलग उसमें हम दिखाएंगे। एक यहाँ पे आपका एक पोर्शन था प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट का। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट जो आपको समझ आएगा ना, ये आएगा जब आप इनकी काउंटिंग समझ चुके हैं, उसके बाद तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में ही लेंगे। इस वीडियो के लिए भी इतना ही। इसके 2 पार्ट्स हम और लेके आएंगे, जिसमें आपको हम पूरी लेसी की बुक्स, यहाँ से बुक्स ऑफ लेसी में क्या करना है, उसके बाद बुक ऑफ लेसर में क्या करना है, और प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी वीडियो कैसी लगी, लाइक वीडियो के कमेंट में जो बताए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।